चलो लेट्स बिगिन। तो स्क्रीन आपको विजिबल होगी। तो फर्स्ट न्यूज है हमारी, इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी टू सेटअप इन यूपी इज गोरखपुर बाय सितंबर 2025। इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी मतलब जैसे हमारा ड्राई वेस्ट है, वेट वेस्ट है, तो उस सारे वेस्ट को जो गार्बेज है उसको करने का मतलब क्या है, उसको कंप्लीटली डिकम्पोज करने के लिए इंडिया की पहली जो सिटी बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, इन सूथनी विलेज ऑफ गोरखपुर यूपी बाय सितंबर 2025। इससे क्या होगा, जो भी हमारा जो वेस्ट जनरेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जितना भी पोल्यूशन हो रहा है, उन सारी चीजों में गिरावट देखने को मिलेगी। इसमें हम अलग अलग तरह के मॉडल्स जो हैं वो अपनाएंगे, जैसे कि जो वेस्ट आइटम्स होती हैं हमारी, यहाँ पे दी गई है वेस्ट आइटम्स। डाइवर्स वेस्ट टाइप्स इंक्लूडिंग बायोमेडिकल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, प्लास्टिक, टायर्स, ऑर्गेनिक वेस्ट व्हाइल प्रोड्यूसिंग वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट्स सच एज चारकोल, बायोकंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सारी चीजें बनाई जाएंगी। ठीक है, इसमें 3 तरह के प्लांट्स लगेंगे, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट एंड हजार्डस वेस्ट। हजार्डस वेस्ट मतलब वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, लाइफ के लिए हार्मफुल होते हैं, उन सारे वेस्ट को भी ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो अर्बन लोकल बॉडीज है उत्तर प्रदेश में, वो मिलके काम करेगी। टोटल 300 करोड़ रुपया खर्चा जाएगा। इससे हमारी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, रेवेन्यू पैसा भी जनरेट होगा, और साथ में टेक्निकल एक्सपर्टीज भी आएगा हमारी कंट्री में वेस्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के लिए। नेक्स्ट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंडियाज नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट। जैसे एमओयू होता है वैसे लेटर ऑफ इंटेंट होता है, तो बूस्ट फाइनेंसिंग कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब इसमें जो है वो 500 मिलियन यूएस डॉलर्स एडीबी जो है वो इंडिया को देगा। इंडिया में ये जो बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये पैसा जो है अलग अलग एरियाज में लगाया जाएगा, जैसे कि कनेक्टिविटी, एनर्जी ट्रांजिशन, अर्बन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर के लिए। ठीक है, इसमें स्पेशल ये इतना लोन जो है ये आंध्र प्रदेश को दिया गया है फॉर डेवलपिंग अमरावती एज ए ग्रीन स्मार्ट कैपिटल विद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आंध्र प्रदेश की पहले कैपिटल हैदराबाद थी, अब नई कैपिटल अनाउंस हुई है, तो उसके लिए पैसा खर्चा जाएगा। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड 2024, वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार एक इंडियन इकोलॉजिस्ट को मिला है जिनका नाम है माधव गडगिल, फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट in the sector of environmental protection focusing on combating land degradation, drought and desertification। ठीक है, तो ये माधव गडगिल जो हैं, याद रखना इनको 2024 का यूएनईपी चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड मिला है। इस ऑनर, ये उनको ऑनर किया जाता है जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन में उनकी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस होती है। ठीक है, तो बस आपने नाम याद रखना है, माधव गडगिल। नेक्स्ट इज कर्नाटका पुलिस विंस इनॉग्रल फिक्की ड्रोन अवार्ड। इनॉग्रल मतलब फर्स्ट टाइम ये जो अवार्ड है ये इंट्रोड्यूस किया गया है। फिक्की क्या चीज है? दिस इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो डिफरेंट बड़ी बड़ी प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उनके जो चेयरमैन हैं, उनका एक बोर्ड है। तो उन्होंने पहली बार अवार्ड, ड्रोन अवार्ड इंट्रोड्यूस किया है, जो कि कर्नाटका को दिया है। क्यों दिया है? कर्नाटका ने जो भी ये इनोवेटिव यूज ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी किया है बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कर्नाटका की पुलिस ने जो ड्रोन को यूज किया है, उसका इफेक्टिव यूज किया है, जो पुलिस के पर्सोनल उनको एक्सपर्टीज प्रोवाइड की है कवरिंग एरिया सच एज सर्वेलेंस, मैपिंग, व्हीकल ट्रैकिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उसके लिए कर्नाटका पुलिस को ये फिक्की ड्रोन अवार्ड मिला है। दिस इनिशिएटिव फोकस ऑन एडवांसिंग पुलिस कैपेबिलिटीज एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज टू इंप्रूव पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज ईएसए। ईएसए क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्चेस थर्ड कोपरनिकस सेंटिनल 1C सैटेलाइट। थर्ड सैटेलाइट है ये 1C सैटेलाइट। सैटेलाइट के एडवांसिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड मैरीटाइम मॉनिटरिंग। ठीक है, तो ये थर्ड इन रो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सैटेलाइट लॉन्च की है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है, जो यूरोपियन यूनियन है, उसमें जितनी भी कंट्रीज है उन सबका एक कॉमन स्पेस एजेंसी है। किसी भी कंट्री की कोई अपनी स्पेस एजेंसी नहीं है। ठीक है, तो इसका बेसिकली काम क्या है? जो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी मतलब ओशंस को गार्ड करना यूजिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। उसके अलावा हमारे एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना, डिजास्टर रिस्पॉन्स, लैंड यूज एंड अर्बन प्लानिंग, ये सारे काम है इस सैटेलाइट के। तो सैटेलाइट का नाम याद रखो आप, कोपरनिकस सेंटिनल 1C। नेक्स्ट इज सऊदी अरेबिया टू होस्ट 2034 का फीफा वर्ल्ड कप। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब भी अनाउंस हो जाता है तो ऐसे नॉर्मली क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो मेंस फीफा वर्ल्ड कप 2034 का कहां पे होगा? सऊदी अरेबिया में। इसके अलावा जो अभी नेक्स्ट ओलंपिक होगा वो ओलंपिक नहीं, वर्ल्ड कप होगा 2026 का,
वो यूएसए, कनाडा, मेक्सिको में होगा। उसके बाद 2030 का वो कहाँ पे होगा? उरुग्वे, अर्जेंटीना एंड पैराग्वे, ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज है। यूएसए, कनाडा, मेक्सिको नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है। फिर उसके बाद हर 4 साल के बाद फीफा वर्ल्ड कप होता था, 2034 का सऊदी अरेबिया में होगा। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2024 दिसंबर 12 को ऑब्जर्व किया जाता है। सिर्फ आपने याद रखना है डेट। यूएन इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, ये एनुअली 12 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं टू रेज अवेयरनेस फॉर नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम्स इन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। जैसे इंडिया में हमारे पास आयुष्मान भारत स्कीम है, वो हमारे इंडिया की खुद की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम है, तो उसी के साइडलाइंस पे इंटरनेशनल लेवल पे ये डे ऑब्जर्व करते हैं। और इस बार की थीम क्या है? हेल्थ, it is on the government. So this theme reminds the leaders that it is their duty to ensure healthcare remains affordable for free, especially to the poorest and most vulnerable populations. So ये याद रखना, 12th December is International Universal Health Coverage Day. Next is Chhattisgarh CM Vishnu Dev Sai launches Nikshay Narime Chhattisgarh Abhiyan. It is a 100-day health campaign at AIIMS campus in Raipur. This initiative aims to eradicate the diseases like leprosy, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया इन स्टेट। और ये 100 डेज के लिए बेसिकली एक कैंपेन है। कैंपेन में क्या होता है? डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं, डिफरेंट अवेयरनेस कैंप्स लगते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, पब्लिक एरियाज में, लोगों को अवेयरनेस किया जाए। और साथ में जो लोग ऑलरेडी इस डिजीज के साथ सफर कर रहे हैं, टीबी, मलेरिया, लेप्रोसी से, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और जो भी रिक्वायर्ड टेस्टिंग है, ट्रीटमेंट है उनके बेनिफिट के लिए, वो उनको दी जाए। तो आपने स्टेट याद रखनी है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट इज यूपी बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू फुली अडॉप्ट जीईएम। जीईएम क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जैसे कि एग्रीकल्चर में जब फार्मर्स जो हैं वो अपना प्रोड्यूस मार्केट में या मंडियों में सेल करने जाते हैं, तो ये एक ऑनलाइन मंडी की तरह काम करता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे और जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, पब्लिक प्रोक्योरमेंट मतलब जो हम स्टोर करके रखते हैं प्रोड्यूस, जैसे कि आटा, दावल, ये चावल, आटा नहीं सॉरी, जो वीट होता है और राइस है या बाकी वेजिटेबल्स, उनको प्रोक्योर करके रखते हैं। उसमें बहुत ज्यादा होर्डिंग होती है, ब्लैक मार्केटिंग होती है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ई मार्केट स्पेस जो है वो उन सारी चीजों में ट्रांसपेरेंसी लेके आता है। सो एज पर द ऑफिशियल एस्टिमेट, द स्टेट गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू सेव ओवर 2000 करोड़ एनुअली थ्रू जीएम बेस्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यूपी जो है ये पहली ऐसी स्टेट बनी है जिसने ये जीईएम के जो रूल्स है, उसमें जितने भी परमिशंस हैं, जिसमें जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, उन सारी चीजों को अडॉप्ट किया है। इसमें क्या क्या चीजें? द पॉलिसी मेंटेन्स दैट नो कंडीशन कॉन्ट्ररी टू जीएम रूल्स आर परमिटेड, प्रोहिबिटिंग प्रैक्टिसेस लाइक प्राइस डिस्कवरी बिड्स, ऑफलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स, क्वांटिटी बेस्ड बिड्स, अलोंग विद रिस्ट्रिक्टिंग द रिक्वेस्टिंग ऑफ सैंपल्स ड्यूरिंग बिड इवैल्यूएशंस। जैसे बिड आपको पता है, जैसे ऑक्शंस होती हैं, तो ऑक्शंस में मतलब क्विंटल क्विंटल के हिसाब से जो प्रोड्यूस है उसको जो मिडलमैन है वो परचेज कर लेते हैं। नेक्स्ट इज पंजाब फर्स्ट स्टेट टू एनैक्ट डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्टेट एक्ट 2024। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है नेशनल स्टेट पॉलिसी 2024। तो पंजाब स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट दिस सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी, और उसने एक एक्ट पास किया है, पंजाब स्टेट डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट 2024, जिसमें क्या होगा? डिफरेंट जो गेम्स है, चाहे कोई स्टेट लेवल की गेम है, चाहे कोई नेशनल लेवल की गेम है, उसमें जो भी स्पोर्ट्स पर्सन की सिलेक्शंस होती हैं उसको ज्यादा ट्रांसपेरेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। इट aims to include the promoting the growth of sports, ensuring fair selection of players at district, state, national level, and also fostering transparency within sports associations. This act mandates the accounts must be maintained by a charter accountant with an annual statement of income and expenditure published by 31st May, कि जो भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी है उसका जो अकाउंट है उसको भी ऑडिट किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ा आप डिटेल में पढ़ सकते हो कि इसमें 5 मेंबर कमेटी बनी है, एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी होगी, 5 मेंबर सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी होगी, ये सारी चीजें होंगी इस एक्ट के अंदर। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्टेट पॉलिसी 2024 जो अभी आई थी, इसका भी एम यही है टू प्रमोट स्पोर्ट्स एक्सीलेंस एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। और ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने पास किया था इस पॉलिसी को। Next is India, France and UAE conducted trilateral air exercise Desert Night 2024 over Arabian Sea। ट्राइलेटरल है, ट्राई का मतलब क्या है? 3 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट किया। कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इंडिया, फ्रांस और यूएई। और ये एयर एक्सरसाइज मतलब तीनों की एयर फोर्सेस जो है उसमें इन्वॉल्व है। तो नाम याद रखोगे आप, डेजर्ट नाइट। 3 कंट्रीज कौन कौन से? इंडिया, फ्रांस, यूएई। और हुई कहाँ पे? इंडिया में ही हुई है ये, अरेबियन सी। तो एक्सरसाइज का आपको एम पता ही है। The aim of the exercise was to enhance synergy and interoperability among the forces of the 3 countries.
ठीक है, तो डेजर्ट नाइट जो है एक लार्ज फोर्स एंगेजमेंट है जिसमें इंटेंस कॉम्बैट एक्सरसाइज जो है वो सारी चीजें जो है वो दिखाई जाती हैं। इवन पाकिस्तान के आसपास के जो एरियाज हैं, जैसे कराची पोर्ट के आसपास के जो एरियाज है, उसके ऊपर भी एयर स्पेस में एक्सरसाइजेस जो है वो कंक्लूड हुई। इसमें हर एक एक्सरसाइज में एक ही चीज होती है, सारी कंट्रीज जो है अपनी टेक्नोलॉजीज को शेयर करती हैं। जैसे 3 कंट्रीज हैं, फ्रांस, इंडिया, यूएई, इनके पास क्या क्या टेक्नोलॉजीज है, कौन कौन से एयरक्राफ्ट्स हैं, अगर जैसे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें टेररिस्ट अटैक हो जाए तो कैसे वो रिएक्ट करेंगे। जैसे ड्रिल्स होती है, मॉक ड्रिल्स होती हैं, ये करते हैं, कोई लड़ाई नहीं करते। इससे क्या होता है कि आपके कंट्रीज के बीच के जो अच्छे रिलेशन है उनके बारे में पता लगता है। नेक्स्ट इज टाइम मैगजीन नेम्ड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एज पर्सन ऑफ ईयर फॉर 2024। टाइम मैगजीन जो है ये न्यूयॉर्क बेस्ड एक मैगजीन है जो हर साल एक पर्सन ऑफ द ईयर निकालती है कि ये पूरे साल में कौन सा ऐसा पर्सन है जो सबसे ज्यादा न्यूज में रहा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इस बार का पर्सन ऑफ द ईयर कौन है। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अभी रिसेंटली यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। सो ही सिलेक्टेड एज द पर्सन ऑफ द टाइम पर्सन ऑफ ईयर 2024, रिकॉग्नाइजिंग हिज डीप इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिकन पॉलिटिक्स एंड कंट्रीज रोल इन द वर्ल्ड। कि जो यूएस का रोल है वो पूरे वर्ल्ड में क्या क्या रोल रह चुका है। ठीक है, पहले भी 2016 in 16 also he was named as Times Person of the Year following his first victory in US presidential election at that time. आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू कॉन्फर्ड नेशनल पंचायत अवार्ड्स टू 45 एग्जाम्पलरी पंचायत एंड इंस्टीट्यूशंस। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जैसे कि ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, पंचायत समिति, ये इंस्टीट्यूशंस है, कुछ नहीं ऐसी न्यूज है। 45 ऐसे पंचायत को अवार्ड दिए गए हैं अलग अलग कैटेगरीज में, जिनकी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, वो सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, कौन कौन से है वो नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट इज टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड हैज साइंड अ एमओयू विद a Bihar-based Bodhi Gaya Vidyalaya 980 Institute to conserve and promote Buddhist heritage sites in the state. So गुजरात में जो भी ऐसे साइट्स हैं जो कि गौतम बुद्ध के लाइफ के रिलेटेड है, बुद्धिस्ट कल्चर के रिलेटेड है, उनको कंजर्व करने के लिए एक बिहार की एक इंस्टीट्यूट है, बोधि गया विद्यालय 980 इंस्टीट्यूट। इनके साथ गुजरात गवर्नमेंट के बीच में कोलैबोरेशन है, एमओयू है। ये क्यों अभी प्रमोट किया जा रहा है? अभी थाईलैंड से, थाईलैंड में एक रिवर है मेकोंग, ऐसे ही इंडिया में एक रिवर है गंगा। ठीक है, तो गंगा के आसपास बहुत सारी साइट्स हैं जो बुद्धिस्ट कल्चर के रिलेटेड है। ऐसे ही थाईलैंड में मेकोंग रिवर के आसपास बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो कि बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वहां से मतलब एक यात्रा चली है, उसको बोलते हैं हम धम्मा यात्रा, जो थाईलैंड के सारे साइट्स से लेके इंडिया के सारे साइट्स तक वो यात्रा आई है, तो वो गुजरात में भी आएगी वो यात्रा। ठीक है, तो गुजरात में जो भी साइट्स हैं जो कि बुद्धिस्ट रिलीजन के रिलेटेड है, तो वहां पे ये 2 से लेके 10 दिसंबर तक अलग अलग प्लेसेस में इसमें सेमिनार्स वगैरह हुए हैं, मतलब कैसे हमने कल्चर को प्रोक्योर करके रखना। सो एज द पार्ट ऑफ दिस ट्रिप the delegation also visited the Buddhist archaeological site at Devni Muri in North Gujarat. This historic journey from Thailand to India seeks to strengthen the cultural and spiritual connections between the Mekong and Ganga civilizations. Next is Rajasthan to celebrate Pravasi Rajasthani Divas on 10th December every year. इस बार से राजस्थान ने अनाउंस किया है कि 10 दिसंबर को हम हर साल प्रवासी राजस्थानी दिवस जो है वो मनाया करेंगे। प्रवासी कौन होते हैं? प्रवासी होते हैं माइग्रेंट्स। ठीक है, वो लोग राजस्थान के जो कि अलग अलग स्टेट्स में काम करते हैं, तो उनको ऑनर करने के लिए उनकी जो कंट्रीब्यूशन है अपने होमलैंड के कम्युनिटीज को डेवलपमेंट करने के लिए, जो भी बॉन्ड्स हैं उनके बीच में उसको स्ट्रेंथन करने के लिए प्रवासी राजस्थानी दिवस जो है वो हर साल मनाया जाएगा 10 दिसंबर को। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ग्रांटेड एसेंट टू भारतीय वायुवन विधेयक 2024 रिप्लेसिंग एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। तो ब्रिटिश टाइम पे एक्ट पास हुआ था, कॉलोनियल एरा का एक एक्ट है, 90 साल पुराना एयरक्राफ्ट एक्ट, उसको अभी रिप्लेस करके नया नाम दे दिया गया है भारतीय वायुयान विधेयक। इसमें क्या है, बेसिकली जो हमारा सिविल एविएशन है, सिविल एविएशन मतलब जो भी हमारा एयरवेज का जो सेक्टर है जिसमें एयरफोर्स इन्वॉल्व नहीं है, जो सिविलियन पॉपुलेशन एविएशन सेक्टर में है, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी इंप्रूवमेंट के लिए, उसकी सेफ्टी, रेगुलेटरी प्रोसेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए एक्ट जो है उसको पास किया गया है। तो इससे क्या होगा, बेसिकली इसका एम ये है कि हम एक फ्रेमवर्क लेके आए, रेगुलेशंस अच्छी हो सिविल एविएशन में, हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इजी हो पाए थोड़ा सा हमारी कंट्री में, बस वो सारे इसके एम है। नेक्स्ट इज 2024 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। एशिया पैसिफिक मतलब एशिया और जो पैसिफिक ओशन है वहां पे जितने भी आइलैंड नेशंस हैं, इन सारे रीजन में कौन कौन से ऐसे साइट्स हैं
जो हिस्टोरिकल है, हेरिटेज साइट्स हैं, कल्चरल सिग्निफिकेंस, और उनको कंजर्वेशन की जरूरत है। तो ऐसे टोटल 8 प्रोजेक्ट्स जो है पूरे वर्ल्ड में नहीं तो ये एशिया पैसिफिक रीजन में अनाउंस किए गए हैं, जिस टोटल 8 प्रोजेक्ट्स में से 2 प्रोजेक्ट्स जो वो हमारे इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 2 इंडिया के हैं, एक थाईलैंड का है, 3 चाइना के हैं, एक न्यूजीलैंड, एक जापान। ये सारी कंट्रीज जो ये इंडो पैसिफिक रीजन की कंट्रीज है। अब इंडिया के 2 प्रोजेक्ट्स जो है वो कौन कौन से है? एक है अभात Sahayeswarar temple in Tamil Nadu was honored with award of distinction, and Sir Biramji Jijibhoy Parsi Charitable Institution in Maharashtra received award of merit। तो ये 2 चीजों का, 2 प्लेसेस का नाम आपने याद रखना है। ये इस बार के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स इनको मिले हैं 2024 के यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट इज एयर इंडिया विंस गुड डिजाइन अवार्ड ऑस्ट्रेलिया 2024। सिर्फ नाम याद रखना है आपने। एयर इंडिया लिमिटेड जो है, हमें पता है कि इंडिया की एक लीडिंग एयरलाइन कंपनी है, इसको 2 अवार्ड्स मिले हैं पूरे ग्लोबल लेवल पे फॉर ऑनगोइंग इन ट्रांजिशन। जैसे हमें पता है एयर इंडिया पहले एक गवर्नमेंट कंपनी होती थी, अभी टाटा ने परचेज कर ली, तो टाटा धीरे धीरे करके उसमें बहुत सारे चेंजेस लेके आ रहा है। तो जो ट्रांजिशन है, वो जो चेंजेस हो रहे हैं, उन सारी चीजों के लिए, जैसे कि फूड में लेके या एयरक्राफ्ट को लेके या जितनी भी कैबिन क्रू को लेके, वो सारी चीजों में जितनी भी इनोवेशन, डिजाइन, एक्सीलेंस है, उस सारी चीजों के लिए इनको अवार्ड मिला है इंडिया को। नेक्स्ट इज इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड CE-20 क्रायोजेनिक इंजन इन तमिलनाडु। क्रायोजेनिक इंजन जो है ये लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन पे चलता है। ठीक है, और ये टेम्परेचर जो है ये -138 डिग्री सेल्सियस एंड हाइड्रोजन जो है वो -253 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकता है। जैसे हमारे स्पेस में जो है वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, विद हाइट हम बढ़ते हैं, जब ऑल्टीट्यूड बढ़ता है तो हमारा टेम्परेचर कम होता जाता है। तो उस सारे टेम्परेचर तक जाके ये बहुत एफिशिएंटली काम करता है। तो ये इंजन जो है अभी इसरो ने टेस्ट किया है, जो कि एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट है। अब आगे जाके इस इंजन को हम यूज कहाँ पे करेंगे? जो हमारा आने वाला मिशन है गगनयान। सो इट इज सर्टिफाइड फॉर गगनयान मिशन विद थ्रस्ट कैपेसिटी ऑफ 20 टन्स एंड इज सेट टू बी अपग्रेडेड टू 22 टन्स फॉर द अपकमिंग C-32 स्टेज, एमिंग टू बूस्ट द पेलोड कैपेसिटी। पेलोड मतलब हम एक सैटेलाइट में कितना सामान लेके जा सकते हैं स्पेस में। तो ये इंजन के आने से हम 22 टन तक, पहले हम 20 टन तक सामान लेके जा सकते थे, अब हम 22 टन तक सामान जो है वो लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी टेस्ट फायर हुआ है, विच हैज बीन सक्सेसफुल। नाम याद रखना, CE-20 इंजन है, क्रायोजेनिक फ्यूल पे चलता है। नेक्स्ट इज मनास्तु स्पेस टेक्नोलॉजीज डिलीवर आई बूस्टर ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम टू DRDO। मनास्तु स्पेस टेक्नोलॉजी एक प्राइवेट कंपनी है, उसने एक आई बूस्टर ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम, मतलब जैसे रॉकेट्स जो ऊपर को जाते हैं वो प्रोपेल करते हैं, तो ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम हमें नाम से ही पता लग रहा है। इसमें जो फ्यूल यूज किया जाता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज किया जाता है, हाइड्रोजन जिसमें कार्बन इमिशन नहीं होता, तो इसलिए हम इसको एक ग्रीन फ्यूल बोलते हैं। तो आगे आने वाले जो DRDO जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये मिसाइल्स बनाता है, तो जो मिसाइल्स लॉन्च होंगे वो सारी इस सिस्टम को यूज करेंगे, जिससे हमारा क्लाइमेट चेंज के ऊपर इफेक्ट कम होगा और ये ग्रीन फ्यूल की तरह काम करेगा। तो ये नई नई तरह की इनोवेशन है हमारी एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में, डिफेंस में। नेक्स्ट इज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, 14 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग एनर्जी and encourage individuals, industries, institutions to adopt efficient and sustainable energy practices for the better future। ठीक है, तो हमने एनर्जी को सेव करना है, इंडिविजुअल्स को ये एनकरेज किया जाता है कि हम हमारा जो फालतू में, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी ना यूज करें या एनर्जी को ना यूज करें, वो सारी चीजों को लेके है। बस ये डेट याद रखो आप, 14 दिसंबर। नेक्स्ट इज 53rd विजय दिवस 16/7/2024। विजय दिवस, विक्ट्री डे, विजय दिवस भी बोलते हैं इसको, एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है। इंडिया और बांग्लादेश दोनों इसको ऑब्जर्व करता है, क्योंकि 1971 की जो वॉर थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इस दिन को पाकिस्तान के जो फोर्सेस है उन्होंने सरेंडर किया था। और ये दिस डे ऑल्सो कमेमोरेट्स द फॉर्मल सरेंडर ऑफ पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस टू जॉइंट इंडियन एंड मुक्ति बहिनी। इंडिया की फोर्सेस और मुक्ति बहिनी, जो उस टाइम पे बांग्लादेश ने अपनी एक फोर्स बनाई थी, जिसको हम बांग्लादेश लिबरेशन फोर्सेस भी बोलते हैं। तो इस डेट को इंडिया जो है ये वॉर जीती थी, इसलिए हम विजय दिवस मनाते हैं इस डेट को, 16 दिसंबर को। नेक्स्ट इज इंडिया एंड UAE साइन MOU टू स्ट्रेंथन पोलर एंड ओशन रिसर्च कॉर्पोरेशन 15th इंडिया JCM is जॉइंट कमीशन मीटिंग इंडिया और UAE के बीच में। तो इसमें हमारा पोलर एंड ओशन रिसर्च है, एकेडमिक पार्टनरशिप है, ऑपरेशंस है, कैपेसिटी बिल्डिंग है। इसमें सेवरल एरियाज को कवर किया गया है, जिसमें कि ट्रेड,
इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस कॉपरेशन, कनेक्शन बिटवीन आर पीपल, कल्चरल टाइज। जैसे यूएई हमारा बहुत अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो उसके साथ हम और ज्यादा अग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें हम रीजन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करें, सिक्योरिटी प्रोस्पेरिटी लेके आए और पीपल टू पीपल कनेक्शन जो है उसको इंक्रीज करें, क्योंकि बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा जो है, इंडिया के जो लोग हैं इंडियन रीजन के, वो यूएई में रहते हैं, इसके लिए। नेक्स्ट इज गूगल पार्टनर्स विद एनसीईआरटी टू लॉन्च यूट्यूब चैनल्स इन 29 इंडियन लैंग्वेजेस। ये हमें पता ही है, गूगल के बारे में भी हमें पता है, एनसीईआरटी के बारे में भी पता है। ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो जितने भी हम बुक्स पढ़ते हैं 11th 12th क्लासेस तक स्कूल्स में, वो सारी एनसीईआरटी जो है वो रिकमेंड करता है, लिखता है उन बुक्स को। तो गूगल और यूट्यूब, गूगल और एनसीईआरटी ने मिलकर ऐसे ही 29 यूट्यूब चैनल्स बनाने, जिसमें जितनी भी ये बुक्स हैं फ्रॉम क्लास 1 to 12th, तो वो सारी बुक्स जो है उनको 29 डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है उसको गूगल पे इंट्रोड्यूस करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, एक फ्री एजुकेशन कंटेंट मिलेगा हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप के बच्चों को, जिसमें हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट लेके आएंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन लेके आएंगे, और ऐसे आगे फ्यूचर में कोर्सेज लेके आते रहेंगे, जो कि जैसे कि साइंटिफिक कोर्सेज या लिटरेचर के रिलेटेड, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस में। जैसे हमें पता है कि जो हायर एजुकेशन है, जैसे चाहे वो मेडिकल का है या लॉ का है या वो इंजीनियरिंग का है, वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही है। तो एम हमारा यही है कि हम सारी इंडियन लैंग्वेजेस में जो हमारा हायर एजुकेशन है उसको प्रमोट करें। नेक्स्ट इज 16th यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब डेजर्ट्स फॉर्म होते हैं। डेजर्ट कब फॉर्म होते हैं, जब पेड़ पौधे कटते हैं, तो जो ग्रीन कवर हमारा कम होता है। तो हमारा ग्रीन कवर कॉन्टिन्यूसली कवर हो रहा है, उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं, जैसे कि सबसे बड़ा रीजन है अर्बनाइजेशन। उसके अलावा हमारे पास रीजन है हम क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारा जो स्पीशीज है वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रही हैं, तो मल्टीपल इसमें आर्टिफिशियल या हम नेचुरल फैक्टर्स देख सकते हैं। तो उसको कॉम्बैट करने के लिए एक मीटिंग होती है, जैसे कि यूएनएफसीसीसी की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, तो इनकी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। इसमें हर साल एक थीम होता है और ये जो मेंबर नेशंस अपने टारगेट सेट करते हैं। तो इस बार की थीम है आर लैंड आर फ्यूचर, सॉ द पार्टिसिपेशन ऑफ नियरली 200 कंट्रीज। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया इसमें, और ये हुआ कहाँ पे, रियाद। रियाद इज कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो इस बार इनका एम क्या था, टू रिन्यू ग्लोबल कमिटमेंट टू एनहांस इन्वेस्टमेंट एंड एक्शन टू रिस्टोर लैंड एंड बूस्ट ड्रॉट रेजिलियंस फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल एंड प्लैनेट। तो ज्यादा से ज्यादा हम ये कमिट करें कि हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, मतलब ज्यादा पैसा लगा के ग्रीन कवर को इंक्रीज करेंगे और अपने लैंड को रिस्टोर करेंगे। और ड्रॉट रेजिलियंस मतलब ड्रॉट जो है, जो सूखा पड़ जाता है, उसका जो इफेक्ट है लोगों के ऊपर, हमारे प्लैनेट के ऊपर, उसको हम कम करेंगे। So this was the first UNCCD COP held in Middle East and North African region and the largest multilateral conference ever hosted by Saudi Arabia। तो पहली बार इस रीजन में कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई है और सऊदी अरेबिया ने पहली बार इतनी बड़ी किसी कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से कौन गए थे, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव हाईलाइटेड द इंडियाज एफर्ट। हर कंट्री अपने एफर्ट्स को हाईलाइट करती है, तो इंडिया ने भी अपने एफर्ट्स को हाईलाइट किया। इंडिया ने अपना अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है इसको वहां पे हाईलाइट किया। अरावली प्रोजेक्ट एम्स टू रिवाइव ओवर 1.1 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ हिल्स अक्रॉस हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड दिल्ली बाय 2027। जो हमारे अरावली हिल्स है वहां पे ग्रीन कवर को हम दोबारा से रिस्टोर करेंगे, तो वो प्रोजेक्ट को हमने वहां पे शोकेस किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं। डी गुकेश, ये बहुत ज्यादा न्यूज में थे, बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन एट 18 ब्रेक्स कास्परोव्स रिकॉर्ड। तो इन्होंने चाइना का जो डिंग लेरेन था उसको हराया है, और ये वर्ल्ड के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने। इंडिया के भी यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर थे। इज 18 years old। नाम याद रखो आप, गुकेश दोमराजू, और डी गुकेश फ्रॉम चेन्नई, तमिलनाडु। नेक्स्ट इज गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल लॉन्चेस प्राकृतिक कृषि पोर्टल टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें हम कोई भी फर्टिलाइजर्स को यूज नहीं करते हैं, कोई भी पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स को यूज नहीं करते हैं, इसलिए इसको हम एक ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो ऐसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम प्रमोट करें, उसके लिए एक स्कीम लेके आए हैं। इसमें नेशनल एग्रीकल्चरल पोर्टल भी है, इसमें अलग अलग तरह के इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें गुजरात जो अपनी कमिटमेंट दिखाता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के लिए, और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हम ट्रांजिशन करेंगे अक्रॉस द स्टेट, उन सारी चीजों को शोकेस किया जाता है। ठीक है, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, सरकार जो है पैसा देगी फार्मर्स को, उनके ऑर्गेनाइजेशंस को, कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसको बढ़ाएं। नेक्स्ट इज 3 इंडियन वुमेन ऑन फोर्ब्स 2024 वुमेन वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट।
तो ये भी जैसे टाइम्स मैगजीन है वैसे एक फोर्ब्स मैगजीन है, ये भी न्यूयॉर्क बेस्ड अमेरिकन ग्लोबल मीडिया कंपनी है। तो ये हर साल वर्ल्ड की टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल या मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट निकालती है। तो उसमें से वर्ल्ड की टॉप 100 में 3 जो है वो इंडियन भी है। टॉप पे कौन सी है वो आप नाम याद रखो, उर्सुला वोन डेर लेन। उर्सुला वोन लेन डेन ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन में। इंडिया की तरफ से अब कौन कौन सी है, एक तो हमारी यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, एक है रोशनी नादर मल्होत्रा ये HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन है, और एक किरण मजूमदार शॉ फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ बायोकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये जो है ये 81st और 82nd रैंक पे आई है। निर्मला सीतारमन जो है शी हैज बीन रैंक्ड एट 28th। ठीक है, तो 28th रैंक, 81st रैंक एंड 82nd रैंक वो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है। यूरोपियन कमीशन जो है ये 26 कंट्रीज का ग्रुप है, तो ये 26 कंट्रीज को कलेक्टिवली लीड करती है, 26 यूरोपियन कंट्रीज को, एक इकोनॉमिक ग्रुप है उसके लिए। ठीक है, तो आपने इंडिया से कौन कौन से इनका नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और रैंक भी याद रखना है आपने। नेक्स्ट इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस नेम्स ब्रेन रॉट एज वर्ड ऑफ द ईयर 2024। जैसे हमने पहले पढ़ा था, हमने कॉलिंस डिक्शनरी का पढ़ा था, हमने एक और डिक्शनरी का पढ़ा था, एक मरियम वेबस्टर है, एक कॉलिंस है, एक ऑक्सफोर्ड है, और एक और है, अभी वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, उसका हमने मैनिफेस्टेशन पढ़ा था, एक वर्ड ऑफ द ईयर। अगर किसी को याद है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दो। हमने मैनिफेस्टेशन वर्ड ऑफ द ईयर पढ़ा था किसी डिक्शनरी का, मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा। यस, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का हमने मैनिफेस्टेशन पढ़ा था, तो वर्ड ऑफ द ईयर। तो जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है दैट इज ब्रेन रॉट। अब ये ब्रेन रॉट का मतलब क्या होता है, हमारी जो मेंटल इंटेलेक्चुअल है जब वो डिटीरियोरेट हो जाती है, जब हम एक कॉन्टिन्यूअस टास्क करते हैं, जैसे कि हम रील्स देख रहे हैं, हम कॉन्टिन्यूअसली रील्स देखते जा रहे हैं, तो हमारा ब्रेन जो है वो कॉन्टिन्यूअस एक्सरसाइज करता जा रहा है, उससे अल्टीमेटली क्या होता है, हमारे इंटेलेक्ट जो है वो डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेन रॉटिंग। ठीक है, रॉट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं रॉटन एग, कि पुराना हो चुका है, तो हमारा ब्रेन जो है वो सूख चुका है, पुराना हो चुका है, सड़ गल चुका है। ठीक है, वो एक तरह से एक नाउन है which refers to the deterioration of person's mental or intellectual state, often attributed to the overconsumption of content that is seen as trivial or intellectually unchallenging, as the Oxford Word of the Year for 2024। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड्स थे इसमें शॉर्टलिस्ट किए गए थे, लेकिन इस वर्ड को जो फाइनल किया गया है, याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में ऑक्सफोर्ड ने रिज जो है ये वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर, रिज वर्ड आया था करिश्मा से, जिसका मतलब होता है चार्म। ठीक है, अट्रैक्टिवनेस, स्टाइल, वहां से इसका रिज वर्ड डिराइव्ड है करिश्मा से। करिश्मा का मतलब होता है मतलब चार्म, स्टाइल, अफेक्टिवनेस, इसका हर रिज का भी मतलब वही होगा। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 18 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, एनुअली ऑब्जर्व्ड। फोकस ऑन सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट्स टू सोसाइटीज वर्ल्ड वाइड। जैसे अभी हमने पहले राजस्थान के लिए पढ़ा, राजस्थानी प्रवासी दिवस जो है वो मनाया जाएगा, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे दिसंबर 18 को माइग्रेंट्स डे जो है वो मनाते हैं, बस अपडेट याद रखो। नेक्स्ट इज यूएन अरेबिक लैंग्वेज डे, दिसंबर 18 सेम। यूनाइटेड नेशन जो है वो इसको एक वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है यूएन जो है उसने इसको अडॉप्ट किया गया है। यूनाइटेड नेशन की टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें कि इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है, अरेबिक है, एक इटालियन है, और एक और है जर्मन है। ठीक है, तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, उसमें से एक ये अरेबिक लैंग्वेज जो ये भी एक वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तो इसलिए यूएन अरेबिक लैंग्वेज डे दिसंबर 18। थीम क्या है, अरेबिक लैंग्वेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांसिंग इनोवेशन व्हाइल प्रिजर्विंग द कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट इज यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड वन नेशन वन इलेक्शन बिल। ये काफी डिटेल में हम इसकी डिस्कशन कर चुके हैं, पीआईबी वाली क्लास में भी कर चुके हैं, वैसे भी कर चुके हैं। वन नेशन वन इलेक्शन मतलब पार्लियामेंट की और लोकसभा की इलेक्शन जो है वो एक साथ करवाई जाएगी। तो कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है, हमारे 2 एक्ट जो है वो भी पास हो गए। द फर्स्ट बिल नेम्ड कॉन्स्टिट्यूशनल 129th अमेंडमेंट बिल विल एनेबल द टर्म्स ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज टू बी सिंक्रोनाइज्ड।
ठीक है। और दूसरा, द सेकंड बिल नेम्ड यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल एम्स टू अलाइन इलेक्शन इन यूटीज ऑफ पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर विद लोकसभा इलेक्शंस। तो ये तीन हमारे पास ऐसी यूटीज हैं जहां पे विधानसभा है, विधानसभा और लोकसभा की इलेक्शन जो एक साथ करवाई जाएगी। तो ये सितंबर 2023 में एक कमेटी बनाई गई थी, हाई लेवल कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो उन्होंने इसकी गाइडलाइंस दी थी कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन जो उसको इंप्लीमेंट करेंगे। अब आगे आने वाले सालों में आपको ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये इंप्लीमेंट होता हुआ दिखेगा। आगे चलते हैं। स्लीनेक्स नाम से पता लग रहा है इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है। जैसे पहले हमने पढ़ा डेजर्ट नाइट, तो वो दो कंट्रीज के बीच में, तीन कंट्रीज के बीच में थी, इंडिया, फ्रांस और यूएई। ये स्लीनेक्स है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, वो एयर एक्सरसाइज थी, ये नेवी की एक्सरसाइज है। हुई कहां पे है ये? हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे, विशाखापट्टनम में। होता क्या है? सेम चीज है, इसमें भी सेम चीज, ये आपको वर्ड हर जगह देखने को मिलेगी। इंप्रूव इंटरऑपरेबिलिटी, फोस्टर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रमोट मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडियन ओशन रीजन। नेवल एक्सरसाइज, एयर एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, उसमें ये इंटरऑपरेबिलिटी वर्ड आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ठीक है। टेक्नोलॉजी शेयर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें ही होती है एक्सरसाइज में। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल अनवील्स जलवाहक स्कीम टू बूस्ट कार्गो मूवमेंट इन इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज, अब देखो वाटरवेज जो है हमारे कोस्ट के ऊपर है, हमने अभी ज्योग्राफी में वाटरवेज को पढ़ना भी है। तो कोस्ट के ऊपर हमारे पोर्ट टू पोर्ट, जैसे कि मुंबई से गोवा आप वाटरवेज के थ्रू चले जाओ, आप गोवा से कांडला चले जाओ वाटरवेज के थ्रू। इनलैंड वाटरवेज होता है रिवर्स के थ्रू, जब हम रिवर्स के थ्रू बोट चलाते हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो ऐसे जैसे रोड्स के ऊपर हमारे पास नेशनल हाईवेज है, ऐसे ही हमारे पास रिवर्स के ऊपर नेशनल वाटरवेज है। नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2। नेशनल वाटरवे 1 जो है ये इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद यूपी में है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, गंगा रिवर के ऊपर। ऐसे ही नेशनल वाटरवे 2 हमारे पास है सदिया से धुबरी, ये दोनों ही आसाम में है और ये दोनों ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर है। तो उसके ऊपर ये जलवाहक हमने लॉन्च किया है। जलवाहक हमें नाम से ही पता लग रहा है, ये एक कार्गो मूवमेंट, एक वेसल है। जलवाहक स्कीम टू इंट्रोड्यूस कार्गो मूवमेंट वाया इनलैंड वाटरवेज। ही आल्सो फ्लैग्ड ऑफ कार्गो शिप्स MV अवाई, MV होमी भाभा along with MV त्रिशूल with 2 dump barrages अजय एंड दिखू। मतलब ये नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2 पे ये ट्रांसपोर्टेशन की जाएगी इनके ऊपर। जो कि वैसे तो हमारे पास अराउंड 30 के आसपास है नेशनल वाटरवेज, लेकिन जो हम यूज कर रहे हैं वो 5 है जो मेजर है, जो भी प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं। आगे फ्यूचर में हमारा प्लान है कि हम इसको एक्सटेंड करते जाएं। नेक्स्ट इज यूके बिकम्स फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू जॉइन CPTPP। ये क्या चीज है? कंप्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप मतलब पैसिफिक ओशन के आगे तक जो कंट्रीज फॉलो करती हैं, पैसिफिक ओशन में जो कंट्रीज फॉलो करती हैं, उनके बीच में एक इकोनॉमिक अग्रीमेंट है कि हमारे बीच में ट्रेड बैरियर्स नहीं होंगे, हम फ्रीली ट्रेड करेंगे, एक दूसरे के ऊपर हम ज्यादा टैक्सेस नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो यूके बीइंग अ यूरोपियन कंट्री, ये पहली एक ऐसी कंट्री बनी है जो कि ये CPTPP का पार्ट बनी है। सो दिस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द कंट्रीज एफर्ट टू बॉस्टर इट्स ग्लोबल ट्रेनिंग आफ्टर इट्स विड्रॉल फ्रॉम यूरोपियन यूनियन 2020 में इसने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया था। और उसके बाद इसमें कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि वियतनाम है, सिंगापुर है, मलेशिया है, न्यूजीलैंड है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे पैसिफिक ओशन में है कंट्रीज। तो उनके साथ यूके ने एग्रीमेंट साइन किया बीइंग अ नॉन पैसिफिक नेशन। ठीक है। तो बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें। लास्ट न्यूज है हमारे पास, रामा मोहन राव अमारा अपॉइंटेड एज MD ऑफ SBI। सिर्फ आपने नाम याद रखना है, MD इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI फॉर 3 years। नाम याद रखो, रामा मोहन राव अमारा। बैंकिंग के, पर्टिकुलरली बैंकिंग के एग्जाम्स में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं अपॉइंटमेंट्स के। तो जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनके चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर अगर चेंज हो रहे हैं, नए कौन है, वैसे भी चेंज नहीं भी हो रहे हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए कि उनके CMD कौन है, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। ठीक है। तो ये हमारी लास्ट न्यूज थी दिसंबर 3rd वीक से। यहां तक कोई डाउट?